वेलकम बैक एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट के चैप्टर 3 में जो है टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। ऑलरेडी पहले दो चैप्टर्स को इन डिटेल कवर किया है और हर वीडियो में बोलता हूँ, ये वीडियो में भी बोलूंगा कि इस वाली वीडियो पे यानी कोई भी न्यू वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ तो उस पर डायरेक्टली जंप मत करो, पहले की वीडियोस को प्लीज देखो। क्योंकि देखो रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है, इसलिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आज की ये वीडियो पूरी टर्मिनोलॉजी बेस्ड होने वाली है, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट के बारे में, अब देखो हमने सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में जाना, इसमें कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किस तरह फंक्शन करता है, वो पिछले चैप्टर 2 में दो पार्ट के अंदर इन डिटेल देखा। तो उसके अंदर इक्विटी और डेट मार्केट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इक्विटी के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, डेट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो 85 to 90% पूरे मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल पब्लिक है, छोटे लेवल पे जो इन्वेस्ट करते हैं, वो मोस्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, और जो थोड़े अमीर लोग हैं वो डेट में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर जिनको थोड़ी सेफ्टी चाहिए वो डेट मार्केट में जाएंगे। लेकिन इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, ये दोनों में जो टर्मिनोलॉजीज है उसको जान लेना जरूरी है ना, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। क्योंकि एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपको एक काम करना आना चाहिए कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना। नाम में ये रिसर्च एनालिस्ट, यानी प्रॉपरली रिसर्च करो, प्रॉपरली एनालाइज करो डेटा को, और उसके बाद एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचो, जिसकी मदद से आप पे विश्वास रख के आपका जो क्लाइंट है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये वीडियोस में बहुत सारे फॉर्मूलाज भी है, तो एक पेन पेपर लेके बैठो, जब भी फॉर्मूलाज आते हैं उसको लिख लो। भले ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, लेकिन मैं लिखने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज लिख दोगे ना तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि फॉर्मूला को किस तरह डिराइव किया गया है, जिसके बाद होपफुली आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार किसी चीज को किस तरह डिराइव किया जाता है, इसको निकाला कैसे जाता है, वो पता चल गया तो फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी वो नाम आएगा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसका कैलकुलेशन किस तरह है। तो ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और देखने के बाद पसंद आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इक्विटी मार्केट की टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। अब इक्विटी मार्केट क्या होता है अगर नहीं पता है तो चैप्टर 2 में इन डिटेल कवर किया, वहां से देख लो। तो इक्विटी मार्केट का पहला कंसेप्ट है फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू आपने बहुत बार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के टाइम सुना होगा कि ये स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपया है, इसकी 2 रुपए, इसकी 5 है, इसकी 10 है। जबकि वो स्टॉक का जो मार्केट में वैल्यू है, अगर आप उसको स्टॉक मार्केट में खरीदने जाओगे तो उसकी वैल्यू अलग है और उसकी फेस वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है। तो फेस वैल्यू होती क्या है? सो बेसिकली फेस वैल्यू, जिसका एक और नाम है पार वैल्यू, फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ स्टॉक और बॉन्ड एज स्टेटेड बाय द इशूअर। फेस वैल्यू यानी जब एक कंपनी आईपीओ लाती है ना, तो उसको एक फेस वैल्यू अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है। यानी अभी कंपनी आईपीओ ला रही है तो एक प्राइस बैंड को सेट करती है, लेकिन वो प्राइस बैंड को सेट करने के पहले वो कंपनी के जो शेयर्स है उनको एक फेस वैल्यू देनी होती है ना, यानी जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी उसके ऊपर कंपनी की फेस वैल्यू होती है। अब देखो फेस वैल्यू को इन डिटेल समझने जाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो एकदम सिंपल मीनिंग अगर इसका याद रखना है, कभी आपको कोई पूछ ले कि कोई स्टॉक के फेस वैल्यू का यूज क्या होता है, तो इतना याद रखो कि फेस वैल्यू सबसे मिनिमम से मिनिमम, जो उसके सबसे कम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1 रुपया। कोई भी स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपए से कम नहीं होगी। और फेस वैल्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है स्प्लिट के टाइम, यानी कोई एक बड़ा स्टॉक है वो जब स्प्लिट होता है यानी टुकड़ों में बंटता है, और अगर ऐसे स्टॉक की फेस वैल्यू 10 की है, इसका मतलब है कि वो 10 टुकड़ों में बंटने के काबिल है। अगर 5 की है तो 5 टुकड़ों में बंटने के काबिल है। यानी समझो कि स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए, इसका मतलब है कि वो स्टॉक मैक्सिमम 10 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। अब वो 5 पार्ट्स में भी हो सकता है, 2 पार्ट्स में भी हो सकता है, उस हिसाब से फेस वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 11 या 12 पार्ट्स में नहीं। अब बहुत सी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। अब स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है, इस पे डिटेल वीडियो प्लीज देख लेना। सो बेसिकली फेस वैल्यू यानी जो स्टॉक है उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन्ड है। और फेस वैल्यू का सबसे बड़ा यूज आता है जब स्टॉक को स्प्लिट करना हो। फिर आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी सिंपल टर्म्स में इतना याद रखो, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से जो एक वैल्यू निकल के आई है। क्योंकि हमने पिछले सेशन में क्या जाना, सिक्योरिटीज मार्केट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो सेकेंडरी मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्राइस डिस्कवरी। पिछले सेशन में मैंने इन डिटेल समझाया किस तरह होता है, यानी डिमांड है, सप्लाई है, दोनों जब एक दूसरे से भिड़ेंगे तो एक प्राइस डिस्कवरी होगी, और वो प्राइस डिस्कवरी मार्केट में आती है एज मार्केट वैल्यू। तो सिंपल शब्दों में कोई भी स्टॉक का मार्केट के अंदर भाव क्या है, वो उसकी मार्केट वैल्यू है। तो ये जो स्टॉक की वैल्यू है, जैसे रिलायंस का शेयर है फिलहाल 1300 के आसपास है, तो वो रिलायंस की मार्केट वैल्यू है। यानी आज अगर आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है तो आपको 1300 रुपए में मिलेगा। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में इतना ही डिफरेंस है कि फेस वैल्यू स्टॉक की ओरिजिनल प्राइस है जो उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन्ड है, और कंपनी की मार्केट वैल्यू यानी वो प्राइस पे आपको कंपनी का स्टॉक मार्केट में से मिलेगा। फिर एक कंसेप्ट आता है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ कंपनी पर शेयर इफ इट वर लिक्विडेट। अब बुक वैल्यू का मतलब ऐसा है कि अगर समझो आज कंपनी को बंद होना है, आज कंपनी को लिक्विडेट होना है, अपने सारे लाइबिलिटीज को चुकता करना है, सारे एसेट्स को बेचना है,
और वो जो पैसा आएगा वो पैसा लेके कंपनी को लिक्विडेट होना है, तो ऐसे केस में शेयर होल्डर के हाथ में क्या अमाउंट आएगी उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला दिया है, अभी देखो फॉर्मूला आना चालू हो गए, तो पेन पेपर लेके बैठो, एक एक नोट कर लो। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, इसको बीवीपीएस बोलते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सिंपल बुक वैल्यू का मतलब इतना याद रखो कि आज अगर कंपनी बंद होने वाली है और आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, फिर वो कंपनी के स्टॉक का कुछ भी भाव होने दो, आपको पर शेयर पे कितना पैसा मिलेगा वो आपको बुक वैल्यू से पता चलता है। और यहाँ पे इसके फॉर्मूला में भी यही लिखा है, बुक वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट यानी आज कंपनी बंद होने वाली है, तो बंद कभी होगी, उसके पास जितने एसेट्स है उसमें से वो अपनी लायबिलिटीज को चुकता करेगी, जो पैसा बचेगा उसको डिवाइड करेगी बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। समझो एक एबीसी कंपनी है जिसके पास 1 लाख के एसेट्स है, 50,000 की लायबिलिटी है और इसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है। तो इस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगी, 1 लाख में से 50,000 माइनस करो, 50,000 आंसर आया, उसको डिवाइड करो 10,000 से, आंसर आएगा 5। यानी इस कंपनी की, एबीसी कंपनी की जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 5 रुपए। फिर भले ये कंपनी का स्टॉक समझो 200 रुपए पे चल रहा है, तो भी अगर कंपनी आज बंद हो गई तो जो इन्वेस्टर है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से जितने शेयर्स को ओन करता है उतने पैसे मिलने वाले। तो बुक वैल्यू का ये कंसेप्ट है, यानी कंपनी के नजरों में जो स्टॉक है उसकी आज प्राइस कितनी है। अब बुक वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वैल्यूएशन के लिए यूज होता है, जो हम आगे इन डिटेल सीखने वाले हैं कि किस तरह बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को यूज करके वैल्यूएशन करोगे और वो वैल्यूएशन से डिसाइड करोगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। फिर अगला कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब रिप्लेसमेंट वैल्यू का मीनिंग ये है कि कंपनी के पास समझो कोई एसेट है, अब कंपनी का जो एसेट है वो जूना हो चुका है, तो कंपनी को नया एसेट खरीदना है, तो उस जूने एसेट को हटाकर नए एसेट को लाने में जो खर्चा होने वाला है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और ये खाली इक्विटी मार्केट में नहीं, हर जगह यूज होता है। जैसे इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो आपके घर में एक टीवी आप बहुत सालों से यूज कर रहे हो, अब वो टीवी जूना हो चुका है, आपको नया टीवी लाना है और नया टीवी है 50,000 रुपए का, और आपका जो जूना टीवी है उसको अगर आप मार्केट में बेचोगे तो आपको 2,000 मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो हो जाएगी 50,000 माइनस 2,000 यानी कि 48,000, क्योंकि 50,000 का आप नया टीवी लाओगे और ये जो जूना टीवी आपके घर में वो 2,000 में बेचोगे, तो 48,000 तो आपके जेब से जाएंगे। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मार्केट टर्म्स में भी इसका मतलब सेम है, यानी कोई भी कंपनी को अगर अपने एसेट को रिप्लेस करना है तो उसको जो खर्चा आने वाला है वो है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर अगला कंसेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू एक बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन मेट्रिक है, जिससे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स है, बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू को और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन करके ये डिसाइड करेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू को अब निकालने का जो तरीका है वो है डीसीएफ, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, यानी कंपनी को जो फ्यूचर्स में कैश फ्लो आने वाले हैं उसकी आज के दिन प्रेजेंट में क्या कीमत है उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आपको स्टार्टिंग में नहीं आएगा। सिर्फ इतना याद रखो कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन है वो डीसीएफ से होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, यानी जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है उसकी मार्केट प्राइस कितने भी होने दो, उसकी फेस वैल्यू कितनी भी होने दो, उसकी असली वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से पता चलेगा। और अगला कंसेप्ट वही लिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। यानी समझो कोई स्टॉक का जो मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एनालिसिस किया और उस हिसाब से मुझे स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो आज के हिसाब से ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, वो आती है 200 रुपए, जबकि मार्केट में उस कंपनी का भाव चल रहा है 300 रुपए। इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है अपने रियल वैल्यू के हिसाब से जो उसकी असली औकात है, जो उसकी असली वैल्यू होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो स्टॉक हाइपरली इन्फ्लेटेड चल रहा है। तो ऐसे केस में रिसर्च एनालिस्ट का जजमेंट ये है कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है। और ऐसे एक रिसर्च एनालिस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक्स को भी स्पॉट करेगा। अगर समझो इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपए और स्टॉक का जो मार्केट में भाव चल रहा है वो केवल 50 रुपए, इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है एंड दिस इज द राइट टाइम यू शुड इन्वेस्ट। तो ये सब में कंफ्यूज मत हो। देखो, फेयर वैल्यू यानी कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू है जो उसके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। मार्केट वैल्यू यानी कंपनी को आज अगर आपको उसका स्टॉक खरीदना है तो उसको मार्केट में क्या भाव चल रहा है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। बुक वैल्यू यानी कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज के हिसाब से आज के दिन में अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा पर शेयर वो बुक वैल्यू से मालूम पड़ेगा। रिप्लेसमेंट वैल्यू यानी कंपनी को कोई एसेट को रिप्लेस करना है तो उसको रिप्लेस करने में जो खर्चा आएगा वो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का जो एनालिसिस है वो करने के हिसाब से आज के दिन में प्रेजेंटली उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो इंट्रिंसिक वैल्यू बताती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, इसका मतलब है स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब देखो, खाली इंट्रिंसिक वैल्यू की मदद से हम ये डेफिनेटली बोल नहीं सकते कि स्टॉक पक्का अंडर वैल्यूड है, पक्का ओवर वैल्यूड है, लेकिन एक जो बेसिस है वो हमें मिल जाता है। अब इसमें और भी पार्ट्स है जो आगे इन डिटेल देखेंगे। फिर अगला कंसेप्ट है मार्केट कैप का।
मार्केट कैप यानी कि आज के दिन कंपनी की टोटल वैल्यू मार्केट में कितनी है। ये मार्केट में ये आगे एक टर्म आने वाला है जहाँ पे मार्केट नहीं यूज होगा, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, कंपनी की दूसरी वैल्यू देखनी है। मार्केट कैप का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मैंने इधर लिखा हुआ है, देखो मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी जो हमने मार्केट वैल्यू देखी ना, यानी एक शेयर का प्राइस कितना है उसको मल्टीप्लाई करो बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। समझो मेरी कंपनी है, उसमें 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर का भाव है 100 रुपए, यानी मेरी कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। अब इंडिया के अंदर जो मार्केट कैप को कैलकुलेट करने का तरीका है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज किया जाता है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर सिर्फ ऐसे शेयर्स को देखा जाएगा जो पब्लिकली ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। मार्केट कैप एक बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है, स्क्रीनर पे जाके कोई भी कंपनी के बारे में सर्च करोगे तो ऊपर उसका मार्केट कैप आ जाता है। फिर अगला कंसेप्ट आता है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ये है कि आज के दिन में अगर आपको वो पूरी कंपनी को खरीदना है तो आपको कितने पैसे पे करने होंगे। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एकदम इजी कंसेप्ट है। इसका मतलब यही है, समझो एक कंपनी है जिसकी आज के दिन में जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो है 2 करोड़ रुपए। तो मुझे अगर वो कंपनी को खरीदना है तो मुझे उसके मालिक को 2 करोड़ रुपए देने, वो पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। तो फिर मार्केट कैप क्या अलग है, मार्केट कैप में भी तो टोटल वैल्यू को देखा जाता है ना कि कंपनी के आज के दिन मार्केट में वैल्यू क्या है। देखा, कंपनी के आज के दिन मार्केट में वैल्यू क्या है वो मार्केट कैप से मालूम पड़ेगा, मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर मुझे उस कंपनी को पूरी की पूरी खरीदनी है तो मुझे उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू को देखना होगा, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कंपनी में इक्विटी कितनी है, कंपनी पे डेट यानी कर्जा कितना है और कंपनी के पास खुद का कैश कितना है। तो एग्जांपल की मदद से एंटरप्राइज वैल्यू का कैलकुलेशन को समझते हैं। समझो एक कंपनी है एबीसी, जिसके पास जो टोटल इक्विटी है वो है 2 लाख रुपए, टोटल डेट है वो भी 2 लाख रुपए और कंपनी के पास जो कैश है वो है 1 लाख रुपए। तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगी 2 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 1 लाख, आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अगर ये एबीसी कंपनी को कोई भी इन्वेस्टर को खरीदना है पूरी की पूरी तो उसको कंपनी के मालिक को 3 लाख रुपए देने, वो पूरी कंपनी इसकी हो जाएगी। क्योंकि देखो, मैं अगर कोई भी कंपनी को खरीदूंगा तो मैं उसके पूरी इक्विटी को खरीदूंगा, उसके पूरे कर्जे को भी मैं खरीदूंगा, वो कर्जा मेरा हो गया क्योंकि मैंने कंपनी खरीद ली ना। तो कंपनी का जो इक्विटी है, कंपनी पे जो कर्जा है, जो डेट है, वो भी मेरा हो गया। तो कैश को माइनस क्यों किया, कैश थोड़ी मेरा है, कैश तो कंपनी का जो मालिक है उसका पर्सनल है ना। क्योंकि अगर मैं कैश को माइनस नहीं करूंगा, कैश को भी प्लस करूंगा तो इसका उसकी मेहनत की कमाई मैं क्यों लूं, उसका जो भी कमाई है, जो उसका पर्सनल कैश है वो तो वो निकाल लेगा ना, बाकी कंपनी के रिलेटेड जो है वो मुझे दे देगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला प्लीज नोट कर लो, इसको एग्जाम के पहले पढ़ के जाना। फिर आते हैं कंपनी के अर्निंग्स के बारे में, यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो कितने टाइप्स का होता है। तो ये प्रॉफिट 3 टाइप्स का होता है। पहले होता है हिस्टोरिकल अर्निंग्स, फिर ट्रेलिंग अर्निंग्स और फिर फॉरवर्ड अर्निंग्स। हिस्टोरिकल अर्निंग्स यानी कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो आपको इनकम दिख रही है ना, वो कंपनी की हिस्टोरिकल है। यानी अगर स्क्रीनर पे जाके कोई भी कंपनी के बारे में सर्च करोगे, स्क्रॉल करके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पे आपको हिस्टोरिकल अर्निंग्स मिल जाएगी, यानी नेट प्रॉफिट इतना बढ़ते जा रहा है, इतना कम होते जा रहा है। स्क्रीन पे आप एग्जांपल देख सकते हो। तो ये कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग है। लेकिन यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा होगा टीटीएम, ये टीटीएम है ट्रेलिंग 12 मंथ्स और इसी को हम बोलते हैं ट्रेलिंग अर्निंग्स। ट्रेलिंग अर्निंग्स का मतलब है कि आज के दिन से लेकर पिछले 12 महीने, यानी अभी आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो डेट है 21 दिसंबर 2024। तो 21 दिसंबर 2024 से लेकर 21 दिसंबर 2023 पिछले जो 12 महीने, वो 12 महीने के अंदर कंपनी की क्या अर्निंग्स है वो हमें टीटीएम से मालूम पड़ती है और इसी को हम बोलते हैं ट्रेलिंग अर्निंग्स। टीटीएम का फुल फॉर्म ये है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 महीनों में कंपनी ने क्या कमाई की। और फॉरवर्ड अर्निंग्स टीटीएम के उल्टा हो जाता है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में पिछले 12 महीने देखेंगे तो फॉरवर्ड अर्निंग्स में अगले 12 महीनों का पोटेंशियल देखते हैं कि आज 21 दिसंबर 2024 है तो 21 दिसंबर 2025 ये अगले 12 महीने में मेरी कंपनी कितनी अर्निंग्स कर सकती है। अब ये एस्टिमेशन होता है जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू की मदद से या पी रेशो की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फिर अगला कंसेप्ट है ईपीएस का। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी में आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो आपके पर शेयर के ऊपर कंपनी कितना कमा रही है वो आपका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है कंपनी जो भी कमा रही है यानी कंपनी की नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। समझो मेरी कंपनी है, मैं साल में 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मेरे पास जो शेयर्स है वो है 1 लाख, तो मेरा अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 5 रुपए का। अब मेरा शेयर कितने का भी है, समझो 200 रुपए का मार्केट में चल रहा है, लेकिन 200 रुपए पे मेरी कंपनी पर शेयर बेसिस पे 5 रुपए कमा रही है। इसको हम ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग्स पर शेयर। यानी मेरी कंपनी के लिए पर शेयर बेसिस पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुझे ईपीएस के जरिए से मालूम पड़ेगा। वैसे डीपीएस आता है यानी डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब है कि मेरे पर शेयर के बेसिस पे मेरा जो भी, समझो 200 रुपए का शेयर चल रहा है तो उसके हिसाब से मैंने जो डिविडेंड पे किया है वो मेरा डिविडेंड पर शेयर है। समझो मेरी कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिविडेंड दिए और मेरे पास जो शेयर है वो है 1 लाख, तो मेरी कंपनी का जो डीपीएस है यानी डिविडेंड पर शेयर के बेसिस मैंने कितना डिविडेंड दिया उसका आंसर आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, आंसर इज 2।
यानी पर शेयर पे मेरे इन्वेस्टर्स को 2 रुपए का डिविडेंड मिला है। तो यही ईपीएस और डीपीएस होता है। ईपीएस यानी पर शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, डीपीएस यानी जो पर शेयर के हिसाब से कितना डिविडेंड दिया गया। फिर आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट वैल्यूएशन मेट्रिक जो है पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। अब ये चैनल पे मैंने पीई रेशो को लेकर ऑलरेडी बहुत ही डिटेल वीडियोस बनाई है, तो अभी शॉर्ट में आपको ये समझा दूं। पीई रेशो का सिंपल मतलब एक ही है कि कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। अब जनरली पीई रेशो 20 से 25 का है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका होता है कि स्टॉक का जो पी चल रहा है यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, वो अगर इंडस्ट्री के पी से कम है, क्योंकि हर एक स्टॉक को इंडस्ट्री में काम करता है ना, हर एक कंपनी की एक इंडस्ट्री होती है और वो इंडस्ट्री का पी भी आपको स्क्रीनर पर मिल जाता है। तो आपके स्टॉक का पी उस स्टॉक की इंडस्ट्री पी से कम है, इसका मतलब है आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है और ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब पी रेशो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है और इसको मैं इन डिटेल पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अगर पी रेशो पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पी रेशो लिख दो, मैं डेफिनेटली डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो पी रेशो जैसा एक और कंसेप्ट है जो है पीएस रेशो यानी प्राइस टू सेल्स रेशो। पी रेशो में हमने क्या देखा, कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने, यानी कंपनी अगर 1 रुपए की अर्निंग्स कर रही है तो उसके लिए आपको कितने पैसे को इन्वेस्ट करना है। पीएस रेशो का मतलब क्या है कि कंपनी अगर 1 रुपए का सेलिंग कर रही है तो उसके लिए आपको कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब पीएस रेशो पीई रेशो जितना कम होगा उतना लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब पीई रेशो या पीएस रेशो कम होगा और आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी ग्रोइंग कंपनी है तो विद टाइम पीई रेशो पीएस रेशो बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का भाव है वो भी बढ़ेगा और आपको अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है। जनरली ऐसे स्टॉक्स जिनका पीई रेशो या पीएस रेशो बहुत ही कम होता है वो मल्टीबैगर्स की लिस्ट में जाते हैं, अगर कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग है और एक ग्रोइंग कंपनी है विद फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। अब ये सब कंपनीज को किस तरह पकड़ना होता है ये मैं चैनल पे इन डिटेल बताते रहता हूँ। पूरा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगला कंसेप्ट भी सेम है जो है पीबी रेशो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। कंपनी के पर यूनिट ऑफ बुक वैल्यू के हिसाब से आप कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। जनरली लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो एक अच्छी कंपनी को अगर स्पॉट करना है तो उसके लिए उस कंपनी का जो पीबी रेशो है वो 5 से कम होना चाहिए। इसका मतलब कंपनी अभी भी अच्छी खासी ग्रोथ के चांसेस रखती है। पीबी रेशो का सिंपल फॉर्मूला एक ही है कि कंपनी का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है डिवाइडेड बाय कंपनी की बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज रहेंगे ना, टोटल इक्विटी मार्केट डेट मार्केट मिला के जो भी फॉर्मूलाज है वो सब फॉर्मूलाज की लिस्ट का मैंने एक पीडीएफ बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वो भी प्लीज डाउनलोड कर लो। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको प्लीज ब्रीफली पढ़ लेना ताकि आपको जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वो भी मिल जाए और अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। फिर इक्विटी मार्केट का लास्ट कंसेप्ट आता है जो है डीवीआर यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये एक अलग टाइप के शेयर होते हैं जहाँ पे आपको एज एन इन्वेस्टर वोटिंग राइट थोड़े कम मिलेंगे, इसलिए ये जो स्टॉक्स का भाव है वो कम होता है। जैसे टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर्स अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। अभी एक्चुअली देखो 3-4 महीने पहले तक तो अवेलेबल थे, लेकिन उनका डीवीआर शेयर्स को कैंसिल करने का प्रोसेस चल रहा था। अब वो प्रोसेस हुआ है, डीवीआर शेयर्स है, डीवीआर शेयर्स को हटा दिया है। वो क्या है, वो टाटा मोटर्स के आप जाके थोड़ा सर्च कर लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि डीवीआर शेयर्स अभी भी अवेलेबल है और अगर है तो उसका भाव क्या चल रहा है। तो इतना याद रखो, डीवीआर का मतलब है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जहाँ पे आपको एज एन इन्वेस्टर जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसके मुताबिक जो वोटिंग राइट्स है वो कम मिलेंगे। बस इसका ये ड्रॉबैक है, बाकी कंपनी का जो बैलेंस शीट है बिजनेस है वो सेम है, खाली वोटिंग राइट्स में डिफरेंस आता है। यानी एक शेयर होल्डर जिसके पास टाटा मोटर्स का ओरिजिनल शेयर है 750-800 रुपए वाला, वो हर शेयर के पीछे एक वोट दे सकता है। वहीं पे डीवीआर वाला क्या करेगा, जिसके पास टाटा मोटर्स का डीवीआर वाला शेयर है तो उसके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, तो जहाँ पे नॉर्मल इन्वेस्टर एक शेयर के पीछे एक वोट कर रहा है वहां पे जो डीवीआर शेयर होल्डर है वो 10 शेयर्स के पीछे एक वोट करेगा। तो इसी के साथ हमने इक्विटी मार्केट्स की टर्मिनोलॉजीज को इन डिटेल समझ लिया है। अब बढ़ते अगले पार्ट की तरफ जो है टर्मिनोलॉजीज ने डेट मार्केट यानी जो डिबेंचर्स मार्केट है उसमें किस तरह टर्मिनोलॉजीज चलती है वो जान लो। अब देखो इक्विटी मार्केट के मुताबिक डेट मार्केट की जो टर्मिनोलॉजीज है वो समझने में थोड़ी हार्ड जाएगी, लेकिन ये पूरी कैलकुलेशन बेस्ड होती है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई भी टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखेंगे। तो डेट मार्केट का पहला कंसेप्ट है फेस वैल्यू, यानी जैसे इक्विटी मार्केट में फेस वैल्यू यानी कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू, कंपनी के स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू, तो वैसे डेट मार्केट में जो डिबेंचर रहेगा, जो आप कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करोगे उसके इंडेंचर में कितनी प्राइस है वो कंपनी की फेस वैल्यू है। समझो एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है जहाँ पे उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए, यानी आपको इस डिबेंचर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। डेट मार्केट में फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, जो भी कूपन रेट का कैलकुलेशन होगा ना, वो आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू के हिसाब से होगा। समझो कंपनी आपको साल का 10% दे रही है, तो 10% किस चीज का दे रही है, कंपनी के डिबेंचर की फेस वैल्यू का 10%, यानी 100 रुपए आपको हर साल मिलने वाला। फेस वैल्यू यानी कंपनी के डिबेंचर में आप उतना पैसा डिपॉजिट करते हो, उस पैसे पे कंपनी हर साल आपको कुछ इंटरेस्ट देगी, और जैसे आपका टर्म खत्म हो जाएगा, जो डिबेंचर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, तो जो पैसा है, जो 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो दिस इज द फेस वैल्यू। और इंडेंचर पे जो मैंने प्राइस बोली, इंडेंचर का मतलब है
जैसे इक्विटी मार्केट में स्टॉक का प्रोस्पेक्टस होता है, वैसे ही ये डेट मार्केट में जो डिबेंचर है उसका इंडेंचर होता है। इंडेंचर इज रिलेटेड टू डेट मार्केट, प्रोस्पेक्टस इज रिलेटेड टू द इक्विटी मार्केट। अगला कंसेप्ट है कूपन रेट का। कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट, आपको फेस वैल्यू पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। समझो आपने 10% वाले डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो समझो लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, 100 डिबेंचर्स आपने खरीद लिए, लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब उस लाख रुपए पे आपको हर साल 10% का कूपन मिलेगा, यानी 10% रिटर्न मिलने वाला है। तो हर साल आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 5 साल बाद आपका बॉन्ड समझो मैच्योर हो जाएगा, आपका जो डेट है डिबेंचर है वो मैच्योर हो जाएगा, तो जो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया वो वापस मिल जाएंगे, और 5 साल में जो पैसा मिला है 10-10 हजार करके, वो पैसा आपको हर साल मिल चुका है। तो दिस इज कूपन रेट, यानी उस डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। फिर मैच्योरिटी यानी वो डिबेंचर का टर्म कितना है, 5 साल का डिबेंचर है तो 5 साल कंपनी आपका पैसा यूज करेगी, हर साल आपको जो कूपन रेट है, जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करेगी, और जैसे 5 साल खत्म हो जाएंगे, आपका जो डिबेंचर मैच्योर हो जाएगा, तो आपकी मुद्दल आपको वापस दी जाएगी। सो दिस इज द मैच्योरिटी, यानी कितने साल के लिए आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया। जनरली 5 साल या उससे ऊपर होता है डिबेंचर का मैच्योरिटी। प्रिंसिपल यानी कि अपने केस में लाख रुपया, जो लाख रुपए देकर स्टार्टिंग में आपने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, जिसपे आपको हर साल कूपन मिलने वाला है, वो आपका हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे ही मैच्योर हो जाता है आपका टर्म, उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी। अगला कंसेप्ट है रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड को आपने रिडीम कर लिया, बॉन्ड को आपने वापस बेच दिया। अब बॉन्ड और डिबेंचर का कंसेप्ट सेम होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड यानी कंपनी का 1 लाख रुपए का कॉर्पोरेट बॉन्ड आपने खरीद लिया, अब उस पर हर साल कंपनी कुछ कूपन देगी, 5 साल आपका मैच्योरिटी टर्म है, जैसे ही 5 साल हो गए तो आपने बॉन्ड को रिडीम कर लिया, यानी बॉन्ड वापस ले लिया ना, बॉन्ड दे दिया कंपनी को, जो पैसे दिए हुए थे वापस ले लिए। सो दिस इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड। फिर अगला कंसेप्ट है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू प्लस इनकम होल डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू इंटू 100। अब इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि होल्डिंग पीरियड का रिटर्न कभी भी परसेंटेज में आएगा ना। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न का यही मतलब है कि आपने एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जब इन्वेस्ट किया और जब उसको बेचा, उस बीच में वो जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड में आपको कितना रिटर्न मिला है, वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो जाएगा। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझ लो। समझो मैंने एक सिक्योरिटी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और कुछ सालों बाद वो 1 लाख के बन गए 1,20,000 रुपए, और इसी समय पर मुझे उसी सिक्योरिटी में डिविडेंड की वजह से 5,000 का बेनिफिट भी हुआ। तो यहाँ पे मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना हो जाएगा, 1,20,000 मेरी एंडिंग वैल्यू है, 1 लाख मेरी बिगिनिंग वैल्यू है, तो इसका मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, 20,000 की वैल्यू आई, 5,000 मुझे डिविडेंड की मदद से मिले तो वो 5,000 आ जाएंगे, 25,000 हो गए, डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए। तो मेरा जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है वो आ जाएगा 25%। यानी इस सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्ट करने से लेकर वो सिक्योरिटी को बेचने तक मैंने जो रिटर्न कमाया है वो है 25%, विच इज माई होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये डेट मार्केट में भी यूजफुल होता है, इक्विटी मार्केट में भी यूज होता है, इसका रिलेवेंस हर जगह है। फिर आता है करंट यील्ड। अब यील्ड यानी कि कितना रिटर्न मिला, करंट यील्ड यानी कि आज की डेट में कितना रिटर्न मिलेगा। मतलब एक ही है कि आपके बॉन्ड का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है और ईयरली आपको जो भी कूपन पेमेंट रिसीव हो रहा है, कूपन पेमेंट यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में पैसे इन्वेस्ट किए उसका जो इंटरेस्ट आपको हर साल मिल रहा है, दैट इज योर कूपन पेमेंट। तो आपको बॉन्ड के ऊपर जो कूपन पेमेंट मिल रहा है उसको डिवाइड कर दो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू से, उसकी आज मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। भले उसकी फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन आज बॉन्ड की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। यहाँ पे इंटू 100 लिखा नहीं है फॉर्मूला में, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना ही होता है, क्योंकि यील्ड यानी कि रिटर्न, और रिटर्न्स कभी भी परसेंटेज में आते हैं। तो मुझे 1000 रुपए की फेस वैल्यू पे मुझे 10% का कूपन है, यानी हर साल समझो मुझे 100 रुपए का कूपन मिल रहा है, और आज के दिन में मेरी जो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है वो 1000 रुपए नहीं है, वो है 990 रुपए। तो मेरा जो आज के दिन में करंट यील्ड है बॉन्ड के ऊपर वो हो जाएगा 10.1%। अब ये सब कंसेप्ट देखो, स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम ये सब को सुन रहे हो तो एक बार सुनो, अगर नहीं समझ रहे तो वापस वीडियो को देखो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि डिबेंचर्स के कंसेप्ट में ना एक्सपर्ट्स को 3-4 साल होने के बाद भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो ये ऐसा केक वॉक नहीं है, इक्विटी मार्केट के कंसेप्ट आपको इजीली समझ जाएंगे, लेकिन डेट मार्केट के उतनी इजीली समझेंगे नहीं। करंट यील्ड के बारे में देख लिया, ऐसा ही एक कंसेप्ट आता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी वाईटीएम का कंसेप्ट। वाईटीएम ये बॉन्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वाईटीएम कभी भी कैलकुलेट किया जाएगा इन्वेस्ट करने से पहले कि अगर आप ये बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, वो आपको वाईटीएम में आ जाएगा। वाईटीएम के कैलकुलेशन में बॉन्ड का कूपन रेट देखा जाएगा, फेस वैल्यू देखी जाएगी, करंट प्राइस देखी जाएगी और ईयर्स टू मैच्योरिटी देखी जाएगी। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर आते हैं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट, जो है ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी। अब ये कंसेप्ट तो इतने ज्यादा बड़े कि ये कंसेप्ट को अगर मैं 5-5 घंटे भी सेपरेटली पढ़ाऊंगा ना तो भी थोड़ा आपको बाउंसर ही जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन के अंदर मकॉलेस ड्यूरेशन होगा, फिर अलग अलग टाइप के ड्यूरेशन होते हैं, और जो कॉन्वेक्सिटी है वो ड्यूरेशन पे बेस्ड है। तो सिंपली इतना याद रखो, ड्यूरेशन मेजर्स अ बॉन्ड्स सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, और ड्यूरेशन का नंबर जितना ज्यादा होगा
उतना आपका बॉन्ड प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा। अगर ड्यूरेशन 4 का है, इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर जाएगा तो आपका जो बॉन्ड का वैल्यू है वो 4% से नीचे जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू और इंटरेस्ट रेट ये एक दूसरे से इनवर्सली कोरिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड का वैल्यू नीचे जाएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो बॉन्ड का वैल्यू ऊपर जाएगा। तो ड्यूरेशन देख लिया, तो ऐसे ही इसका भाई है कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी है ड्यूरेशन पे बेस्ड होता है। ड्यूरेशन हमें बॉन्ड की प्राइस सेंसिटिविटी के बारे में बताएगा, तो जो कॉन्वेक्सिटी है उसका कैलकुलेशन हमें बताएगा कि ड्यूरेशन प्राइस सेंसिटिव के हिसाब से कितना सेंसिटिव है, जिसका मतलब है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन के अंदर कितना रेट से बदल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट, वो जो ड्यूरेशन के अंदर चेंज है वो चेंज को कैलकुलेट करता है कॉन्वेक्सिटी। तो ये बहुत ही ज्यादा टफ कंसेप्ट है, पहली बार में नहीं समझने वाले, तो इसका मीनिंग खाली जान लो, एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और अगर एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो इसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि एनआईएसएम के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 1 ही मार्क कटेगा, लेकिन रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे तो 1.25 मार्क्स कटने वाला है। क्योंकि ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो बहुत ही नीचे आने वाला है। और बहुत से लोग फिर है ना 1 मार्क 1.5 मार्क के लिए, आधे मार्क के लिए पास होने से रह जाते। सो इसके साथ हमने इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट दोनों की टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लिया। अब एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी ये बॉन्ड मार्केट के कंसेप्ट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड होंगे, ऐसे बॉन्ड जहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा नहीं, यानी एक ऐसी जगह पैसा डालोगे जहाँ पे आपको कूपन मिलने ही नहीं वाला है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं मिलेगी, तो क्या कंपनी को फ्री में पैसा यूज करने दोगे? तो नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होगा, वो आपको डिस्काउंट पे मिलते हैं। समझो उसकी फेस वैल्यू 1000 है ना, तो आपको 800 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा तो आपको 1000 की चीज 800 में मिली है, तो वो आपका बेनिफिट है ना। तो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड। फिर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आएगा। ऐसे बॉन्ड का जो कूपन पेमेंट है वो फिक्स नहीं होता है, वो लिंक होता है एक बेंचमार्क से। जैसे समझो कोई इन्फ्लेशन रेट से लिंक किया हुआ है, तो इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा या जितने रेट से इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है उतना रेट आपको आपके बॉन्ड्स पे मिल जाएगा। सो दिस इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, फिक्स नहीं होगा। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आते हैं। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है, तो यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार सेम चीज रिपीट करूंगा तो आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट्स होते हैं, पीपीएन। इसका मतलब क्या है? ऐसे बॉन्ड्स में आपको गारंटी मिलेगी कि बॉन्ड की मार्केट वैल्यू रिडेम्पशन के टाइम कुछ भी हो, जो आपका प्रिंसिपल है वो तो आपको मिलेगा ही। भले कूपन पेमेंट आपको ना मिले, लेकिन प्रिंसिपल तो 100% मिलेगा ही। लेकिन अभी आप यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट पूछ सकते हो कि आपने बोला कि यहाँ पे आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा। फिक्स पेमेंट मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी बर्बाद हो गई, जो कंपनी का डेट या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम का बॉन्ड खरीदा है वो स्कीम खत्म हो गई, वो कंपनी बर्बाद हो गई, तो आपको ऐसे केस में आपके डिबेंचर्स का पैसा भी वेस्ट हो सकता है। लेकिन जो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट्स होते हैं, ये टाइप के जो डिबेंचर्स, ये टाइप के जो बॉन्ड्स है, वहां पे कंपनी के साथ, गवर्नमेंट के साथ कुछ भी होने दो, आपका जो प्रिंसिपल है वो तो आपको वापस मिलेगा ही, यानी आपकी मुद्दल सेफ होती है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी ज्यादा है। फिर इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स आएंगे। ऐसे बॉन्ड्स जो इन्फ्लेशन की आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको कम होने नहीं देंगे, यानी आपके बॉन्ड पे जो भी रिटर्न आपको मिलेगा वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप रियली मार्केट को बीट करोगे ना। समझो इंडिया के अंदर 6% से इन्फ्लेशन ग्रो होता है, तो आज जो 100 रुपए की चीज है वो अगले साल 106 रुपए की होगी, तो आपके बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो मिनिमम 6% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप नेट कुछ कमा के जाओगे ना। समझो आपके बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो 8% है और आपका जो इन्फ्लेशन रेट है कंट्री का वो 6% है, तो आप रियल टर्म्स में 2% कमा रहे हो, क्योंकि आज जो 100 रुपए की चीज है वो तो 6% महंगी होने वाली है ना अगले साल। तो बॉन्ड में जो आपने 100 रुपए डाले वो अगले साल 108 रुपए हो जाएंगे, और जो 100 रुपए की चीज आज है वो मार्केट में 106 रुपए हो जाएगी। तो रियल टर्म्स में आपकी जो वैल्यू है, जो पैसे की ग्रोथ है, वो 2% से बढ़ी है, यानी 2 रुपए से बढ़ी है। 106, 108, डिफरेंस 2 रुपए। फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आते हैं। अब ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, तो यहाँ कवर नहीं करूंगा। एक्सटर्नल बॉन्ड्स भी सेम है। परपेचुअल बॉन्ड्स एक नया कंसेप्ट है, जो इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट है। परपेचुअल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे आपने एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा भी हमेशा कंपनी के पास रहेगा, और जब तक कंपनी जिंदा है, या वो परपेचुअल बॉन्ड का जो भी टर्म है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, ऐसा जो बड़ा वाला टर्म है, उसमें हर साल आपको जितना कंपनी का कूपन है वो फिक्स रेट पे मिलता जाएगा। परपेचुअल बॉन्ड्स में मैच्योरिटी नहीं होती, ये इनडेफिनेट टाइम के लिए चलते रहेंगे, जब तक आप जिंदा हो, जब तक कंपनी जिंदा है। तो इसी के साथ हमने इन डिटेल इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी सीख लिया। सारे कंसेप्ट्स को इन डिटेल जाना, फॉर्मूलाज देखे, फॉर्मूलाज किस तरह डिराइव होते वो भी देखा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी देख लिए। तो भी अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।